अच्छा, तो फिर क्या है कि इसमें हमने जो हाइपोथायराइडिज्म है उसमें हमने देख लिया कि हाशिमोटो थायराइडाइटिस है, पोस्टमार्टम थायराइडाइटिस है, क्रेटिनिज्म है, सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस थायराइडाइटिस है और रीडल थायराइडाइटिस। इसका बहुत कम आता है एमसीक्यूज, लेकिन हाँ फाइब्रस टिश्यू के साथ एसोसिएशन थायराइड की अगर कभी आ जाए तो रीडल थायराइडाइटिस, वो फाइब्रस टिश्यू से, बस इतना याद कर लो। हाइपरथायराइडिज्म में हमारे पास क्या होता है, T3 T4 रेज्ड होते हैं, टीएसएच कम होता है हमारे पास, ठीक है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो आपके पास एमसीक्यूज आएगा वो आएगा ग्रेव्स डिजीज का, जिसमें वो पूछेगा क्या होगा, एक्सोफ्थेल्मोस, ठीक है। और इसके अंदर बाज दफा एक्सोफ्थेल्मोस के साथ पूछेगा, ये पूछेगा कि हाइपरथायराइडिज्म है और उसमें जो है वो सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, तो आपके पास क्या सिम्टम्स आएंगे, आई प्रॉब्लम के सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। ये हमने फिजियो में भी एमसीक्यूज किया है। या फिर वो ये पूछ सकता है कि इम्यूनोग्लोबिन्स के साथ एसोसिएटेड है एक हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन, तो वो कौन सी है, तो वो ग्रेव्स डिजीज है, ठीक है। इसमें जो है ना वो थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन्स आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो जो एमसीक्यूज आते हैं थायराइड में, ज्यादातर यही एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। कि ग्वाइटर और हाशिमोटो मेन इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद रेडल एक दो दफा एमसीक्यूज एसके में आपको मिलेगा, और रेडल का जिसमें फाइब्रस टिश्यू के साथ थायराइड ग्लैंड होगा। और इसके अलावा जो है वो डी क्वेरन सब एक्यूट जो है वो थायरोइडाइटिस वो मिल सकता है, ठीक है। फिर थायराइड कैंसर इंपॉर्टेंट है, जो पेपिलरी कार्सिनोमा है वो पीपल फ्रेंडली है, ठीक है। वो पीपल, डबल ए पेज नंबर 563, एंडोपेथोलॉजी। अच्छा, जो पेपिलरी कार्सिनोमा है वो पीपल फ्रेंडली है। पीपल फ्रेंडली कैसे है वो इसलिए फ्रेंडली है क्योंकि उसकी प्रोग्नोसिस गुड है, ठीक है। पीपल फ्रेंडली पेपिलरी कार्सिनोमा, ठीक है। पेपिलरी कार्सिनोमा इज पीपल फ्रेंडली एंड मोस्ट कॉमन, इट इज अलोंग विद द गुड प्रोग्नोसिस, ठीक है। इसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है। इसके अंदर पी फॉर द पेपिलरी कार्सिनोमा एंड पी विद द समोमा बॉडीज, ठीक है। समोमा बॉडीज, ऑर्फन एनिया न्यूक्लियस, ये इसमें पेपिलरी कार्सिनोमा में पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ये लिम्फेटिक्स के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। पीपल फ्रेंडली से भी आप याद रख सकते हैं, पेपिलरी कार्सिनोमा इज लिम्फेटिक फ्रेंडली, ठीक है। लिम्फेटिक के थ्रू जो है ये ट्रांसफर होता है, लिम्फ के थ्रू, ठीक हो गया। जो फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा है, फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा क्या होता है, ये इन्वेड कर जाता है कैप्सूल को और इसका जो है वो ब्लड सप्लाई होती है। एफबी से याद कर सकते हैं कि ये वेस्कुलर स्प्रेड होता है या ब्लड वेसल से स्प्रेड होता है, ठीक है। एफबी से फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा वेस्कुलर स्प्रेड होता है, ठीक है। और इसकी नेक्स्ट लेवल पे बेस्ट प्रोग्नोसिस आती है, ठीक है। पुअर प्रोग्नोसिस के साथ हमारा एनाप्लास्टिक आ जाता है, ठीक है। और वो बड़े लोगों में जो पुअर एज्ड होते हैं, जैसे 60s 70s इस तरह की एज में अगर हमारे पास आए तो फिर एनाप्लास्टिक आता है ज्यादातर, ठीक है। और उसकी जो है वो, उसके अलावा मिडलरी कार्सिनोमा, पेज नंबर 563, एंडोपेथोलॉजी डबल ए, ठीक। अच्छा, जो मेडलरी कार्सिनोमा है उसके एमसीक्यूज हमारे पास आते हैं। मेडलरी कार्सिनोमा के अंदर कैल्सिटोनिन का बहुत दफा पूछते हैं कि कैल्सिटोनिन कहाँ से रिलीज हो रहा होता है, तो कैल्सिटोनिन जो है वो थायराइड सेल से मेडलरी कार्सिनोमा से जो है वो थायराइड के मेडलरी कार्सिनोमा से रिलीज हो रहा होता है। और कैल्सिटोनिन जो है वो हम किस डिजीज में देते हैं, पता है किसी को? पेजेट, पेजेट, वेरी गुड डॉक्टर जारा, ठीक है। पेजेट डिजीज में जो है ना वो कैल्सिटोनिन दिया जाता है, ठीक है। ये दो एमसीक्यूज विद कैल्सिटोनिन आते हैं, एक मिडलरी कार्सिनोमा और एक पेजेट डिजीज में इसको दिया जाता है। मिडलरी कार्सिनोमा में तो ये रेज होता है ना, तो उसको दिया उसमें जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो हाइपर एंड हाइपोपैराथायराइडिज्म की अगर मैं बात करूं, तो हाइपोपैराथायराइडिज्म में क्या होगा कि वो सारे लेवल्स कम हो जाएंगे, कैल्शियम कम हो जाएगा, ठीक है। अगर सूडो की बात करें तो सूडो में पैराथायराइड हार्मोन का लेवल ज्यादा ही रहेगा, लेकिन वो प्रेजेंट अपने आप को जो है वो हाइपो के तौर पे करेगा, ठीक है। हाइपर पैराथायराइडिज्म, अब हाइपर पैराथायराइडिज्म मैंने फिजियो में भी आपको कराया था
एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म किसके साथ एसोसिएटेड है? सीकेडी। सीकेडी के साथ, ठीक है। उसके अंदर क्या वैल्यूज होती हैं? उसमें वैल्यूज क्या होती हैं कैल्शियम की? मतलब वैल्यूज नहीं, वैसे अपर एंड लोअर लिमिट पे कौन सा होता है? डिक्रीज कैल्शियम, वेरी गुड डॉक्टर आयशा जी, हाँ ठीक है। पैराथायराइड हाई, फॉस्फेट हाई, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, सही है, ऐसे ही है। ठीक है, फॉस्फेट ज्यादा, और ये सीकेडी के साथ एसोसिएटेड है, ये एमसीक्यूज बहुत आता है सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म का, ठीक है। फिर उसके बाद डायबिटीज मेलाइटिस को अगर आप देख लें तो डायबिटीज मेलाइटिस में डीके के बहुत एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें आपके पास कीटोन पॉजिटिव होगा, माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया होगा, ठीक है, एक बात। दूसरा उसके अंदर क्या होगा, एसिटोएसिटेट हो सकता है, ठीक है। वो कीटोन बॉडीज का ही जो है ना, वो रेमिनेंट जो आहार में आ जाता है वो एसिटोएसिटेट है, ठीक है। एसिटोएसिटिक एसिड होता है, वो ही उसको बना रहा होता है, तो एसिटोएसिटेट आ जाता है, या कीटोन बॉडीज आपके पास आ जाती हैं। जो डीके है उसमें पीएच आपके पास कम हो जाएगी, ठीक है। और बाय का आप जो है वो भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ बढ़ जाएगी, तो बाय का आप भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे जो है वो लेवल्स आ जाते हैं डीके के अंदर, डीके के एमसीक्यूज आते हैं। और डीके में ब्रीदिंग का पूछते हैं, कौन सी ब्रीदिंग होती है? स्मॉल के। कॉस्मोल ब्रीदिंग, ठीक है, वेरी गुड, कॉस्मोल ब्रीदिंग, ठीक है। ये बहुत एमसीक्यूज आता है डीके की ब्रीदिंग का। चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग किस में होगी? हाँ, स्लीप एपनिया में हो सकती है। और ब्रेन स्टेम भी है, हाँ, ट्रॉमा की कोई कंडीशन हो विद द ब्रेन स्टेम, तो उसके अंदर हमारे पास चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग आती है, और का स्मॉल ब्रीदिंग जो है वो हमारे पास जीके के अंदर आती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने एड्रेनल इंसफिशिएंसी अगर कर ली, एड्रेनल इंसफिशिएंसी में हमारे पास एमसीक्यूज हमने किया था कि एड्रेनल इंसफिशिएंसी में ऐसा कौन सा हार्मोन का लेवल होगा जो कम होगा, और या एड्रेनल ओवर एक्सप्रेशन के अंदर ऐसा कौन सा हार्मोन का लेवल होगा जो ज्यादा होगा, तो हमें डिस्टरबेंस करेगा। तो कम और ज्यादा ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि डेथ कॉज कर सकता है? एड्रेनल इंसफिशिएंसी में ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि कम हो जाएगा तो वो डेथ कॉज कर सकता है? एल्डोस्टेरोन, ठीक है। जब एल्डोस्टेरोन लो डाउन लिमिट्स पे होगा, वेरी गुड, तो उसके अंदर क्या होगा, क्या चीज रेस्ड हो जाएगी जब एल्डोस्टेरोन लोअर होगा तो? डॉक्टर हाजरा, हाइपरकिलीमिया हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। तो हाइपरकिलीमिया की कंडीशन में क्या हो सकता है, एरिथमियाज हो सकते हैं, हाँ, एरिथमियाज हो सकते हैं, और उसकी कंडीशन में जो है वो डेथ हो सकती है पेशेंट की। तो जब भी एड्रेनल इंसफिशिएंसी के साथ मेन जो आपके पास फीचर पूछा जाए तो उसके अंदर यही होता है। फिर इसके अंदर एक लिखा हुआ है वाटर हाउस फ्रेडरिक सिंड्रोम। तो नाइजेरिया मेनिंजाइटिस जो है वो एड्रेनल, जो बायलैटरल एड्रेनल हेमरेजेस हैं वो करता है, और वाटर हाउस फेडरिक सिंड्रोम भी नाइजेरिया मेनिंजाइटिस जो है वो करता है, ठीक है। उसमें एड्रेनल डैमेज होता है, तो एक्यूट अगर एड्रेनल इंसफिशिएंसी है ना तो उसे वाटर हाउस फेडरिक सिंड्रोम भी कहा जाता है, जिसका मेन जो ऑर्गन है वो नाइजेरिया मेनिंजाइटिस है। इसके दो टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, एक वो सिर्फ कहता है कि बायलैटरल एड्रेनल जो है वो हेमरेज हो गया हुआ है, या एट्रोफी हो गई हुई है, बाज दफा ये पूछ लेता है, या डैमेज पूछ लेता है कि बायलैटरल एड्रेनल ग्लैंड जो है वो डैमेज हुआ है, तो या उसकी इंसफिशिएंसी हुई है, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है? तो नाइजेरिया मेनिंजाइटिस को याद रखना है कि नाइजेरिया मेनिंजाइटिस एड्रेनल इंसफिशिएंसी कॉज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में जब एल्डोस्टेरॉन बहुत ज्यादा होगा बॉडी में, उसे कौन सिंड्रोम कहते हैं? कौन्स के अंदर हमारे पास जो है वो एड्रेनल एडिनोमा या हाइपरप्लेजिया आ सकता है, और एल्डोस्टेरॉन ज्यादा होने की वजह से सोडियम ज्यादा होगा बॉडी में, लेकिन पोटाशियम जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और
सेकेंडरी कौन सिंड्रोम, हाइपरटेंशन के अंदर जब स्टोक्रोमल सेल अगर ट्यूमर है जिसमें रेनिन प्रोड्यूस करते जाना है तो उस कंडीशन में भी कौन सिंड्रोम हो सकता है। फिर कुशिंग के अंदर हमने क्या पढ़ा था, कुशिंग सिंड्रोम और डिजीज में क्या फर्क है, एसीटीएच किस में रेज होता है, डिजीज। कुशिंग डिजीज में। हाँ वेरी गुड, कुशिंग डिजीज के अंदर हमारे पास एसीटीएच आता है, और सिंड्रोम के अंदर हम एसीटीएच की बात नहीं करते, ठीक है। एक बात, दूसरी बात के यूरिनरी कॉर्टिसोल हम 24 आवर चेक करते हैं, तो मॉर्निंग में सबसे ज्यादा कौन सा हार्मोन रेस्ड होता है अर्ली इन द मॉर्निंग, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल, एंड नाइट पे कौन सा इंक्रीज हो रहा होता है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, एंड द हार्मोन विच लेट्स द ब्लॉकेज कह लो या उसकी कह लो कि जो इनहिबिट करता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को और वो नाइट पे रिलीज होता है, वो कौन सा है, जो नाइट, मेलाटोनिन, मेलाटोनिन, जी, मेलाटोनिन जो कि नाइट पे रिलीज होता है और गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद फियोक्रोमोसाइटोमा के एमसीक्यूज आते हैं। फियोक्रोमोसाइटोमा के जो आपके पास एमसीक्यूज आएंगे ना, वो हाइपरटेंशन के साथ पेशेंट प्लाज्मी लिखेंगे या फिर कैटाकोलामीन्स का लिखेंगे, ठीक है। और इसमें बाज दफा जो है वो ट्रीटमेंट पूछते हैं, तो याद रखना इसमें अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स आप दोनों देते हैं, लेकिन पहले आप अल्फा ब्लॉकर्स देते हैं उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो कुछ चीजें आती हैं, जैसे इसमें कैटेकोलामीन्स एंड मेटानेफ्रीन्स, हाँ, होमोवैलेनिक एसिड एंड विनाइल मेंडेलिक एसिड, ये दोनों यूरिन में भर जाते हैं। तो इसके एमसीक्यूज आते हैं कि जब हमसे पूछा जाता है कि आपके पास एक पेशेंट आया फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन का, और उसका आपने जो है वो यूरिन टेस्ट करवाया, उसमें कैटेकोलामीन्स आ गए, बाद दफा ऐसे एमसीक्यूज आ जाता है, ठीक है। बाद दफा जो है उसके अंदर होमोवैलेनिक एसिड या विनाइल मेंडेलिक एसिड की वो बात कर देता है कि ये मिल गया आपको, और बाज दफा वो ये लिख देता है कि उसका जो है वो उसको है फियोक्रोमोसाइटोमा डायग्नोस्ड है, अटर्नल मेडल्ला को कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें जो है वो आप ट्रीटमेंट बता दें, ठीक है। तो ये तीन चार एमसीक्यूज जो एसकेज में और डबल ए में ज्यादातर सीपीएसपी में आए हुए हैं वो यही हैं, ठीक है, कि आगे पीछे करके इन्हीं चीजों को पूछ रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूरोप्लेसिया, मैन। इसको तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड के साथ थोड़ा समझा देती हूँ, इजी टू लर्न है। मॉर्निंग बता दूंगी तो सही याद हो जाएगा, ठीक है। इसके एमसीक्यूज आते हैं कि मैन वन ए में क्या है, वन वन में क्या है, टू ए में क्या है, टू बी में क्या है, तो इट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट टू लर्न पहले के, हमें याद नहीं हो रहा होता कि क्या क्या इसमें आ जाता है, ठीक है। तो क्या है, निमोनिक है, पापा पीट रहे हैं, ठीक है, वो मार पड़ती है ना जो बच्चों को, ये वो है, ठीक है। पापा पीट रहे हैं, निमोनिक मैन वन का ये है, ठीक है। मैन वन का ये है कि पापा से जो है ना वो मार पड़ी है, पीट रहे हैं, ठीक है। तो पी ए से क्या है, दैट इज द पेंक्रियाटिक एंडोक्राइन ट्यूमर, ठीक है, पेंक्रियाटिक एंडोक्राइन ट्यूमर, ठीक है। फिर इससे क्या है, पैराथायरॉयड एडिनोमा, ठीक है, पैराथायरॉयड एडिनोमा, ठीक हो गया। उसके बाद है पेट से क्या है, पिट्यूटरी ट्यूमर्स, ठीक है, पापा पिट रहे हैं, पिट्यूटरी ट्यूमर, ठीक है। तो मैन वन में क्या क्या आ जाएगा, पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा ट्यूमर्स, ठीक है। फिर पैराथायराइड एडिनोमा एंड पिट्यूटरी ट्यूमर्स, ठीक है, मैन वन में ये आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैन टू ए, ठीक है। अब जो मैन टू ए है उसमें क्या होगा, पहले पापा ने सही जो है वो मारा है, उसके बाद क्या आ जाएगा अब, फिर पापा ने मामा को बता दिया सारा कुछ कि ये हुआ, ठीक है।
जो न्यूज एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर हो गई है। ठीक हो गया। ठीक है। तो क्या हुआ फिर, पापा ने मामा को बता दिया। ठीक है। ये पूरा नहीं लिख रही अब यहाँ पे। ठीक है। फिर पापा ने मामा को क्या बता दिया, फिर से क्या है, फिर से बनेगा थियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक। थियोक्रोमोसाइटोमा। पी ए से क्या बनेगा, दोबारा से वही पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया। ठीक है। पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया। और एम ए से क्या बनेगा, एम से तकरीबन जो है, ये जो है वो मेडिलरी कार्सिनोमा है एम से। ठीक है। फिर पापा ने मामा को क्या बताया, फियोक्रोमोसाइटोमा हो गया, पाग से पैराथायराइड हो गया, एम से क्या होगा, मेडिलरी कार्सिनोमा, थायराइड जो कार्सिनोमा है वो। ठीक है। ये हो गया मेन टू ए। उसके बाद हमारे पास आखिरी जो आ जाता है, दैट इज अ मेन टू बी। अब क्या हुआ, जब पापा ने मामा को बता दिया है, अब जो है वो फिर अब डर लग रहा है कि फिर मामा मरेंगी अब। ठीक है। मारेंगी कैम। ठीक है। तो अब फिर मामा ने मारना है, अब फिर से पीएच से फिर क्या आ जाएगा, फियोक्रोमोसाइटोमा। फिर से दोबारा वही आ जाएगा। एम ए से दोबारा वही आ जाएगा, मामा से मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा। ठीक है। और आखिरी एम से जो है वो आ जाएगा म्यूकोजल न्यूरोमास। ठीक है। सही है। तो ये इजी टू लर्न यही वे है कि पापा पिट रहे हैं, फिर पापा ने मामा को बता दिया, और उसके बाद अब फिर मामा मरेंगी अब। तो उसमें फियोक्रोमोसाइटोमा, मेडरी थायराइड कार्सिनोमा एंड म्यूकोजल न्यूरोमा। ठीक है। ये तो एमसीक्यूज इसी तरह ही आते हैं। मैंने टू ए का बता दें, टू बी का बता दें, इसके साथ एसोसिएशन बता दें। तो ये एसोसिएशन आपको पता होगी कि टू ए में कौन सा, टू बी में कौन सा, तभी आप एसोसिएशन भी एमसीक्यूज में बता पाएंगे। ठीक है ना। ओके, यहाँ तक आ गई समझ। इसके बाद हमारे पास पेंक्रियाटिक आइलेट्स ट्यूमर्स हैं। ठीक है। इंसुलिनोमा का कोई एमसीक्यू ज्यादा वैसे आया नहीं है, लेकिन बस यही होगा कि बीटा सेल्स का जब ओवर प्रोडक्शन होगी तो इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। इसी तरह ये अल्फा सेल्स के अंदर ग्लूकोगोनोमा ज्यादा हो जाएगा, जिसके अंदर 6 डीज हम कवर करते हैं, डर्माटाइटिस, डायबिटीज, डीवीटी, डिक्लाइनिंग वेट, डिप्रेशन एंड डायरिया। ठीक है। तो 6 डीज के साथ जो है वो ग्लूकोगोनोमा होता है, 6 डीज वाला एक एमसीक्यू आएगा ग्लूकोगोनोमा के साथ। तो क्या क्या है, डर्माटाइटिस है, डायबिटीज है, डीवीटी है, डिप्रेशन, डायरिया एंड डिक्लाइनिंग वेट। ठीक है। उसके बाद कार्सिनाइड ट्यूमर का बाज दफा एमसीक्यूज आ जाता है। कार्सिनाइड ट्यूमर जो है वो न्यूरो एंडोक्राइन सेल से राइज करता है। ठीक है। इंटेस्टाइन में या लंग्स में। ठीक है। और इसके अंदर जो है वो डायरिया, वीजिंग, राइट साइड वेलवुलर हार्ट डिजीज, बहुत ज्यादा इसको डिटेल में नहीं पूछते हैं, लेकिन कार्सिनाइड ट्यूमर पता होना चाहिए कि न्यूरो एंडोक्राइन सेल से बनता है। ठीक है। न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स के साथ एसोसिएशन है कार्सिनाइड ट्यूमर की। ये एक चीज मेन इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है। शिहान सिंड्रोम के बारे में आपने पढ़ा है फिजियो में? शिहान शिहान सिंड्रोम पढ़ा है फिजियो में? ये हाँ, पोस्ट पोस्टमार्टम। मेनोपॉजल, जी। पोस्टमार्टम हेमरेज में, पोस्टमार्टम हेमरेज तो उसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड में ब्लड सप्लाई गालिबा कम हो जाती है ठीक। पोस्टमार्टम हेमरेज में। उससे फिर क्या होता है जब ब्लड सप्लाई कम होती है तो? कुछ आइडिया है मैडम, इतना जेन में है लेकिन। ठीक है, सही है।
अच्छा, जो पिछिहान सिंड्रोम होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि जो पोस्टमार्टम हेमरेज होता है ना, उसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड की ब्लड सप्लाई इन्फेक्ट अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। जब वो ब्लड सप्लाई अफेक्ट होती है तो इस्कीमिक इन्फार्क्ट्स बन जाते हैं। अब चूंकि आपको पता है कि पिट्यूटरी से हमारे पास क्या हो रहा होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स निकल रहे होते हैं, प्रोलैक्टिन निकल रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है, ठीक है। लेकिन पोस्टमार्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मदर ने लैक्टेट करना है, ठीक है। पोस्टमार्टम की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मदर ने लैक्टेट करना है। तो जब पिट्यूटरी का इस्कीमिक इन्फार्क्ट हो जाता है ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से, तो उस सूरत में पेशेंट जो है वो अनएबल टू लैक्टेट हो जाता है, ठीक है। और हाइपोपिट्यूटरिज्म के भी साइंस आते हैं बहुत सारी चीजों के। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अलोंग विद दिस, वो यही है कि उसके अंदर जो लैक्टेशन की जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है, वो पेशेंट जो है वो फेलियर टू लैक्टेट हो जाता है, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि ब्लड सप्लाई पिट्यूटरी ग्लैंड को नहीं जा रहा होता और हार्मोन जो है वो सारे डैमेज हो जाते हैं। वेरी गुड, जिसने भी जो भी साथ साथ एड अप किया, ठीक बताया, ठीक है। शिहान सिंड्रोम के एमसीक्यूज हमारे पास आते हैं। प्रेग्नेंट लेडी की आपको हिस्ट्री दे देंगे, वो लिखेंगे कि अनएबल टू लैक्टेट है, फटीग्ड भी है, वीकनेस भी उसको हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिक्स अप करके जब लिख देंगे तो इट्स लाइक द पोस्टमार्टम हेमरेज, और वो उसकी वजह से शिहान सिंड्रोम हुआ है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर इसके अलावा पोस्टमार्टम की हिस्ट्री के अलावा वो दे तो फिर वो शिहान सिंड्रोम नहीं होगा, ठीक है। ये चीज ख्याल रखनी है, क्योंकि ये पोस्टमार्टम हेमरेज के बाद होता है। अगर वैसे दे दे तो वैसे ट्रॉमा हो सकता है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी का एडिनोमा होने की वजह से प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से एक लैक्टोरिया भी हो जाता है बाज दफा, ठीक है। तो इट्स अ डिफरेंट थिंग कि आपने याद रखना है कि अगर पोस्टमार्टम लिखा हुआ होगा तो फिर ये शिहान सिंड्रोम होगा, नहीं होगा तो फिर शिहान सिंड्रोम नहीं है। फिर पिट्यूटरी एडिनोमा है, या पिट्यूटरी ट्रॉमा है, या ब्रेन ट्रॉमा है, वो जो भी चीज है वो अनदर थिंग, ठीक है। तो इसलिए ये चीज याद रखनी है कि अगर वो उसमें पूछेगा तो आपको बताओ, ठीक है। अच्छा, फिर बाज दफा डायबिटीज के साथ आ जाता है पेशेंट। डायबिटीज में सबसे ज्यादा जो है ना वो ड्राई गैंग्रीन होती है, मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है वो ड्राई है। हाँ, लेकिन अगर डायबिटिक फुट की बात करें तो वो आपको पता है कि वो वेट गैंग्रीन हुई होती है उसमें ज्यादातर, ठीक है। और अगर लिम्ब कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो भी ड्राई गैंग्रीन है। जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, ड्राई गैंग्रीन, या लिम्ब कॉम्प्लिकेशन भी ड्राई गैंग्रीन ही है। लेकिन अगर डायबिटिक फुट की बात करें तो फिर उसमें वेट गैंग्रीन आ जाता है, ठीक है। ठीक है, सही है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं समझ आ गई है। एमसीक्यू स्टार्ट कर लें या आप लोग कल करना चाह रहे हैं? मतलब इट्स 10:30 अभी। 11 o'clock जे कैट वालों की कोई क्लास है मेरे ख्याल से। हिम्मत है कर लेंगे तो मैं करवा देती हूँ, नहीं तो हम इसको कल पे रख सकते हैं। अभी हमारे पास एंडो का कल का एक दिन है जिसमें आपने एमसीक्यू यूज करने हैं, वैसे भी। कल कर लेंगे, ओके फाइन, मुझे कल ठीक है, सही है। चलो, मुझे कोई इशू नहीं है, एमसीक्यूज आपके करवाने ही है मैंने तो। इट्स लाइक 260-70 तक के हैं एमसीक्यू, तो वो हो जाएंगे इजीली, ठीक है। काफी रिपीट है उसमें से, फिजियो वाले भी हैं। नहीं, आप मुझे बता देना अगर आप लोगों को इस वक्त इजी हो तो मैं आज करवा देती हूँ, क्योंकि रिपीट है, फिजियो वाले भी काफी हैं और वो हम इजीली कर लेंगे, कल कर मैं लेंगे। कुछ आज कर लेते हैं, कुछ कल कर लेते ठीक है, सही है। फिर आज तो है ना वो ज्यादातर लोग कल का ही कह रहे हैं। अच्छा, चलें हम ऐसे करते हैं कि ऑलमोस्ट चलें, कुछ ज्यादा नहीं तो 100 तक कर लेते हैं, ताकि कल हमारे पास जो है ना वो बाकी सारे हो जाए, सही है। 100 तक कर लेते हैं, अभी 10:33 हुए हैं, वो जल्दी जल्दी वो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 100 बस कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, द पेज नंबर शेयर कीजिएगा मेरे पास।
568, ठीक है, 568 पेज नंबर। क्वेश्चन नंबर 1, द गर्ल प्रेजेंटेड विद द पैल्पिटेशन एंड टेकिकार्डिया विद नॉर्मल सोडियम पोटाशियम वैल्यूज। ठीक है, अब आपको पता है कि जब हमारे पास ये पैल्पिटेशन एंड टेकिकार्डिया आता है और सोडियम और पोटेशियम लेवल्स नॉर्मल हैं तो वो क्या है, हाइपर थायरॉयडिज्म। ठीक है, और अगर सोडियम लेवल हाई है, पोटेशियम कम है, तो क्या है, हाइपर, इसी ऑप्शन में एल्डोस्टेरोनिज्म। एल्डोस्टेरोनिज्म। वेरी गुड। हाइपर क्वेश्चन एल्डोस नंबर 2, द फेमिलियल मेडुलरी कार्सिनोमा एंड हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन। तो क्या है, फेमिलियल मेडुलरी कार्सिनोमा और फियोक्रोमोसाइटोमा की हमारे पास एसोसिएशन आ रही थी ना, तो जब हाइपरटेंशन की हिस्ट्री के साथ फेमिलियल मेडुलरी कार्सिनोमा या मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड की वो बात करें, तो क्योंकि इसकी एसोसिएशन आती है विद मेडुलरी कार्सिनोमा मेन 2A और 2B में, तो इसलिए हाइपरटेंशन के साथ वो एसोसिएट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन डी फॉर्मेशन डिक्रीज इन क्रोनिक रीनल फेलियर में विटामिन डी फॉर्मेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है और बोन्स जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ वो बात चली जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन हाइपोथायरायडिज्म व्हाट विल इंक्रीज। तो हाइपोथायरायडिज्म में आपको पता है कि TSH जो है वो बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ओल्ड मेल विद वेट लॉस एंड ओपेसिटी इन राइट लोअर लोब विद इंक्रीज कैल्शियम एंड डिक्रीज फॉस्फेट लेवल। तो क्या है, जब कैल्शियम ज्यादा होगा और फॉस्फेट कम होगा तो क्या है, हाइपर पैराथायराइडिज्म। क्वेश्चन नंबर 6, अगर हेड इंजरी या ट्रॉमा होगा तो सेंट्रल डायबिटीज होगी, और अगर एड्रेनल वो किडनी का प्रॉब्लम होगा तो नेफ्रोजेनिक होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियो आइसोटोप स्कैन ऑफ द थायराइड इंडिकेटेड इन कोल्ड नोड्यूल। ठीक है, कोल्ड नोड्यूल में रेडियो आइसोटोप स्कैन इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जो कोल्ड नोड्यूल होता है ना, ये मोर प्रोन टू कैंसर फॉर्म होता है। सी फॉर कोल्ड एंड सी फॉर कैंसर। ठीक है, होता तो वो कोल्ड है, लेकिन कोल्ड नोड्यूल मोर प्रोन टू कैंसर होता है और हॉट नोड्यूल जो है वो इतना प्रोन नहीं होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें फर्क होती हैं, इसलिए सी फॉर कैंसर एंड सी फॉर कोल्ड नोड्यूल। तो इसके अंदर हम रेडियो आइसोटोप थायराइड स्कैन करते हैं। ठीक है, हर एक चीज में नहीं करते थायराइड स्कैन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस इज डैमेज व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो डाइल्यूटेड यूरिन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से ADH प्रोड्यूस होता है, और ऑक्सीटॉक्सिन कौन से न्यूक्लियस से प्रोड्यूस होता है, पैरावेंट्रिकल। वेरी सायरा, पैरावेंट्रिकल। वेरी गुड डॉक्टर आमिस, जो आपने बताया। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी गुड, हाँ सही है, पैरावेंट्रिकल है। क्वेश्चन नंबर 8, द मिडिल एज वुमेन विद इंक्रीज TSH लो T3 एंड T4 हैविंग द ओवर एट मोस्ट लाइकली। तो पता है, तो TSH ज्यादा T3 T4 कम है तो क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म। और इसमें कौन से क्रिस्टल्स आते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में, कोलेस्ट्रॉल। cholesterol. Very good. 9, a 60-year-old non-diabetic patient is for last 20 years presented with the rapidly progression renal failure and most likely causes what, तो किमनस्टन विल्सन सिंड्रोम इसे हम कहते हैं। ठीक है, जो डायबिटीज के अंदर हमारे पास जो लियंस आती है ना, उसे हम किमनस्टन विल्सन लियंस कहते हैं। ठीक है, लियन ये लियंस होते हैं, सिंड्रोम नहीं होता, लेकिन ये लियन होती है जो कि डायबिटीज के अंदर अगर नेफ्रोपैथी हो, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, तो उसमें मिलती है हमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, पेशेंट विद डिक्रीज सीरम कैल्शियम इंक्रीज फॉस्फेट लेवल एंड डिक्रीज यूरिनरी कैल्शियम। तो उसके अंदर क्या होगा, हाइपोपैराथायराइडिज्म, जिसमें कैल्शियम कम है और सीरम फॉस्फेट इंक्रीज हुआ हुआ है और यूरिनरी कैल्शियम भी कम है, तो ये हाइपोपैराथायराइडिज्म है। जब पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज करेगा तो सीरम कैल्शियम इंक्रीज कर जाएगा एंड डिक्रीज कौन सा हो जाएगा, सीरम फॉस्फेट। और इसके बरक्स हाइपोपैराथायराइडिज्म में सीरम कैल्शियम लेवल जो है वो जब डिक्रीज कर देगा और फॉस्फेट बढ़ेगा तो इसका मतलब है हाइपोपैराथायराइड। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज बेस्ट टू चेक द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो TSH जो है वो बेस्ट टेस्ट है, फिर उसके बाद हम कराते हैं। और अगर इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो हम कौन से कराएंगे, T3 T4 कराएंगे या फ्री T3 T4 कराएंगे, फ्री टी टी फ्री थ्री T3 टी फोर। ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्री T3 T4। क्वेश्चन नंबर 12, रिपीट है 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेबोरेटरी फाइंडिंग इन द केस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। तो हाइपरथायराइडिज्म में वही है, T3 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, T4 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और अगर फ्री लिखा होता तो हम उसको प्रेफर कर देते। ठीक है।
Three, very good. 14, a patient presented with episodic hypertension, headache, diaphoresis and palpitation. What could be the possible? तो क्या है? Episodic hypertension, diaphoresis, headache, palpitation, ये सारे फियोक्रोमोसाइटोमा के साथ हैं। इसका मेन ट्रायड जो वो बनाते हैं वो हेडेक का, पैल्पिटेशन का और डायफोरेसिस का बनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट कॉमन रिस्क ऑफ गिविंग सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स टू द पेशेंट। तो क्या होता है कि जो डीएरेन डायबिटिक कंट्रोल है। और इसी तरह ही अगर आपके पास एमसीक्यूज आए कि एक पेशेंट जो है वो स्टेरॉइड ले रहा है और उसकी कोई डेंटल प्रोसीजर होना है, तो सबसे ज्यादा हमने पहले किस चीज को चेक करना है? हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसीमिया को। डेंटल किसी भी प्रोसीजर से पहले हमने हाइपरग्लाइसीमिया को करेक्ट करना है। और कोई स्टेरॉइड्स ले रहा है तो उसमें तो बहुत चांसेस हैं कि उसकी वजह से जो है वो डीएनए डायबिटिक कंट्रोल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन 5 months ओल्ड प्रेग्नेंट लेडी ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस। तो 5 months में हम मेथिमाजोल देते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम प्रोपाइल थायोरेसिल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, a 16-year-old female presented with a hypertension and increasing weight. Which of the following feature would be the मोस्ट सजेस्टिव ऑफ द कुशिंग सिंड्रोम? तो ये भी रिपीट है, मैंने कल ही बता दिया था। प्रॉक्सिमल मायोपैथी इज प्रेफर्ड ओवर एब्डोमिनल स्ट्राया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द डिफरेंस बिटवीन द डवाफिज्म एंड क्रिटिनिज्म। डवाफिज्म और क्रिटिनिज्म में क्या होता है कि क्रिटिनिज्म एज द लेटर हैज। आपने देखा होगा कि सीपीएसपी में जितने भी एमसीक्यूज जब कोई आता है ना कि डिफरेंस, जैसे अगर मैं बात करूं कार्डियो की, कि हमने कार्डियो की थी तो उसके अंदर क्या था, S1 S2 साउंड के दरमियान डिफरेंस बताएं। तो मुझे ये बताएं कि हमने S1 के फीचर एक्सप्लेन किए थे आंसर में या S2 के फीचर्स एक्सप्लेन किए थे? अगर मैं ये कहूँ कि S1 हार्ट साउंड और S2 हार्ट साउंड के डिफरेंस बताएं, तो अगर आपने से किसी ने मेरे से कार्डियो अटेंड किया है तो S1 के फीचर। तो सीपीएसपी में जो एमसीक्यूज आते हैं ना डिफरेंस वाले, वो याद रखना, जो पहली चीज लिखी होगी ना, अगर उसने ये नहीं लिखा हुआ कि लेटर वाला जो है उसको एक्सप्लेन करें, अगर उसने ये नहीं लिखा हुआ तो जो पहली चीज है डिफरेंस बिटवीन S1 हार्ट साउंड और S2 हार्ट साउंड, तो S1 की बातें बतानी है पहले। ठीक है। S2 की बेशक लिखी हुई हो, वो करेक्ट भी हो, बट यू शुड प्रेफर S1 प्रॉब्लम्स फर्स्ट। ठीक हो गया। इसी सिचुएशन में अगर यहाँ पे लिखा होता डिफरेंस बिटवीन डवार्फिज्म एंड क्रेटिनिज्म, तो मैं डवार्फिज्म को पहले रखती आगे। ठीक है। मैं डवार्फिज्म की बात को पहले रखती, लेकिन क्योंकि डवार्फिज्म के बाद और क्रेटिनिज्म के बाद उसने लिख दिया है एज द लेटर हैज, तो लेटर का मतलब क्रेटिनिज्म के पास क्या है, तो क्रेटिनिज्म की बात पहले करनी है कि क्रेटिनिज्म हाइपोथायराइडिज्म की